इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से लेकर अंत तक का पूरा इतिहास में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे यह शुरू हुआ था, किसने यह शुरू किया था, किस कारण इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, कौन से देश इस युद्ध में कब कब शामिल होते गए और उनके शामिल होने के क्या कारण थे, टोटल कितने देश इसमें शामिल हुए थे, इसमें टोटल कितने सैनिक शहीद हुए थे और कितने सिविलियन यानी आम लोग मारे गए थे, इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ था, दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था और इस युद्ध के बाद कितने नए देश बने और इसमें हमारे भारत की क्या भूमिका थी। ऐसा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। यानी लगभग वर्ल्ड वॉर 1 का पूरा इतिहास मैंने कवर किया है इस वीडियो में, तो आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले इस इमेज को देखो। इसमें जो लाइट पिंक कलर का एरिया है वो है ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का मैप। यह मैप है 1914 का। आज यह टूटकर कई देशों में बढ़ चुका है, जैसे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया और पोलैंड जैसे कई और भी देश। तो 1914 में इस पूरे साम्राज्य का राजा था फ्रांज जोसेफ। यह उसकी इमेज है। तो पहले थोड़ा सा इस ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहीं से वर्ल्ड वॉर 1 की चिंगारी जली थी। तो सम्राट फ्रांज जोसेफ के 3 बच्चे थे, लेकिन तीनों में से कोई भी राजा बनने के लायक नहीं था। इसलिए मजबूरन सम्राट ने साल 1889 में ऑस्ट्रिया हंगरी का अगला राजा कौन बनेगा यानी उत्तराधिकारी, इसकी घोषणा कर दी, जो उनका भतीजा था, जिसका नाम आर्चड्यूक फ्रांज फर्नांडिस था। यह इसकी तस्वीर है, यानी यह राजकुमार बना इस राज्य का। अब कोई भी राजा हो वो यही चाहता है कि उसका बेटा ही अगला राजा बने, लेकिन यह मजबूरन अपने भतीजे को अगला राजा चुना गया, जो सम्राट को पसंद नहीं था। इसलिए जब साल 1900 में आर्चड्यूक ने शादी करने का फैसला किया, तो सम्राट ने कहा कि तुम्हारी शादी मैग्नेटिक होगी, यानी आर्चड्यूक की पत्नी को शादी के बाद किसी भी तरह का कोई शाही दर्जा हासिल नहीं होगा और ना ही उनकी शादी में कोई शाही परिवार के लोग आएंगे, और उनके जो बच्चे होंगे वो कभी भी इस साम्राज्य के राजा नहीं बन सकते। और ऐसा ही हुआ था आर्चड्यूक की शादी में, जिसकी पत्नी थी डचेस ऑफ होहेनबर्ग की सोफी। यह उसकी इमेज है। तो सम्राट और उनके भतीजे के बीच काफी अनबन थी। ऐसे में साल 1914 की शुरुआत में सम्राट जोसेफ बीमार हो गए थे और अप्रैल 1914 में उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उनके भतीजे आर्चड्यूक के सम्राट बनने की अटकलें तेज होने लगी। इस कारण आर्चड्यूक और उनकी पत्नी दोनों ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का दौरा करने लगे थे, क्योंकि अगले राजा यही बनने वाले थे। ऐसे में 28 जून 1914 के दिन आर्चड्यूक और उनकी पत्नी दोनों आज का जो बोस्निया हर्जगोविना देश है उसकी एक जगह थी साराजेवो। यहाँ पर इनकी शाही सवारी निकलने वाली थी, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। अब राजकुमार आर्चड्यूक के जो गुप्तचर थे उन्होंने आर्चड्यूक को मना किया था इस जगह पर जाने से, लेकिन राजकुमार आर्चड्यूक को इस जगह पर जाना ही था। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि राजकुमार के गुप्तचरों ने राजकुमार को उनके ही जीते हुए राज्य की मुलाकात लेने से क्यों रोका था? क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा फ्रांज जोसेफ ने साल 1908 में बोस्नी हर्सगोविना देश पर कब्जा कर लिया था, जिससे बोस्नी हर्सगोविना देश का अपना अस्तित्व मिट गया था। उस समय इसका यही नाम था। आज इस देश का नाम बोस्निया एंड हर्जगोविना है। तो यह पूरा का पूरा देश अब किसी का गुलाम था, यानी फ्रांज जोसेफ ने इस देश पर कब्जा कर लिया था और इस देश को अपने साम्राज्य ऑस्ट्रिया हंगरी में मिला दिया था। तो इस कारण इस देश के कई नाखुश लोग क्रांतिकारी बन चुके थे, जिन क्रांतिकारियों में एक ग्रुप का नाम था ब्लैक एंड। तो अब यह साराजेवो शहर इसी देश में था, इसलिए उनके गुप्तचरों ने राजकुमार को इस जगह पर जाने से मना किया था, क्योंकि इस शहर में जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन आर्चड्यूक ने अपने गुप्तचरों की बात को टाल दिया कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। और इससे पहले भी राजकुमार आर्चड्यूक को मारने के 3 बार प्रयास हो चुके थे, लेकिन उनको बचा लिया गया था। यदि अपने गुप्तचरों की बात मान लेता आर्चड्यूक, तो जैसी दुनिया आज हम देखते हैं शायद वैसी नहीं होती। लेकिन आर्चड्यूक अपनी पत्नी को लेकर इस साराजेवो शहर पहुंच गया, जहां भीड़ में वे 6 क्रांतिकारी भी शामिल थे। उनमें से एक क्रांतिकारी, जिसका नाम गैव्रिलो प्रिंसिप था,
उसने आर्चड्यूक और उनकी पत्नी दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी उनकी शाही सवारी के दौरान। यहीं से वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि सिर्फ एक छोटी सी घटना से इतना बड़ा युद्ध शुरू हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के और भी बहुत से कारण हैं। तो 1914 से पहले यूरोप में क्या वातावरण था, क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी जिस कारण प्रथम विश्व युद्ध ने जन्म लिया था। तो पहले हम उन बाकी कारणों के बारे में जान लेते हैं, फिर युद्ध कैसे शुरू हुआ और क्या क्या हुआ उसकी बात विस्तार से करेंगे ताकि उसे समझने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहला कारण था यूरोपीय शक्ति का संतुलन बिगड़ना। जैसा कि इतिहास में बताया गया है कि 19वीं और 20वीं सदी में यूरोपीय देशों ने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया था, जिसमें अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली सब शामिल थे। लेकिन इसमें जर्मनी सबसे पीछे था, यानी यूरोप की क्रांति में जर्मन का कोई खास योगदान नहीं था। लेकिन साल 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मन एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा। यह बिस्मार्क की इमेज जो 1871 में जर्मनी का राजा बना। इसी से यूरोपीय शक्ति और संतुलन गड़बड़ा गया, क्योंकि अब इंग्लैंड और फ्रांस के लिए जर्मनी एक चुनौती बन गया था, जिससे यूरोपीय राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी। यानी फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच आपस में कंपटीशन बढ़ने लगा था। दूसरा कारण गुप्त संधियों का प्रचलन। यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान उनके कई देशों ने अलग अलग अलायंस यानी संधियां करना शुरू की थी, लेकिन यह सब संधियां गुप्त रूप से हो रही थी। जैसे अगर ब्रिटेन और फ्रांस ने संधि की कि अगर कोई फ्रांस पर हमला करे तो ब्रिटेन उस युद्ध में फ्रांस की मदद करेगा, और अगर ब्रिटेन पर कोई हमला करे तो फ्रांस ब्रिटेन की मदद करेगा। और इस संधि के बारे में सिर्फ इन्हीं 2 देशों को पता होता था। ऐसे ही अगर रूस और इटली ने संधि की तो तीसरे किसी भी देश को इस बारे में पता नहीं चलता था। और इन संधियों की शुरुआत की थी जर्मन शासक बिस्मार्क ने। बिस्मार्क अलग अलग देशों के साथ इस तरह की गुप्त संधियां करने लगा था, जिसे देखकर बाकी देश भी बिस्मार्क की कॉपी करने लगे। और उस समय मुख्य तौर पर 2 संधियां हुई। पहले साल 1882 में ट्रिपल अलायंस, जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और इटली के बीच हुई थी, जिसमें से अगर किसी भी एक देश पर हमला होगा तो बाकी 2 देश उसकी मदद के लिए आएंगे। लेकिन जब वास्तव में युद्ध हुआ था तब इटली ने अपना पलड़ा बदल दिया था। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। और दूसरी संधि साल 1907 की ट्रिपल एंटेंट, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच ट्रिपल एंटेंट हुआ था। पहले यह संधि 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच कॉर्डियल एंटेंट नाम से हुई थी, लेकिन 1907 में इसके साथ रूस के जोड़ने के बाद इसे ट्रिपल एंटेंट के नाम से जाना गया। एंटेंट यानी मित्र, जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसलिए तो युद्ध के बाद इसे मित्र राष्ट्र कहा गया था। तो ये 2 संधियां मुख्य थी जो आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी थी, क्योंकि इन 2 संधि से यूरोप 2 गुटों में विभाजित हो गया जो एक दूसरे के घोर शत्रु बन गए थे। तीसरा कारण था मिलिट्रिज्म। उस समय मिलिट्रिज्म में यूरोप के ज्यादातर देशों ने खुद को हर तरह के आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया, जिस कारण सभी देशों ने अपने अपने देश में मशीन गन, टैंक, बंदूक, बड़े जहाज, बड़ी आर्मी और कई तरह के हथियार बनाना शुरू कर दिया था। यानी यूरोप के कई देश भविष्य में होने वाले युद्धों के लिए बड़ी बड़ी आर्मी खड़ी करने लगे थे, जिसमें ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफी आगे थे। इन दोनों के पास सब कुछ था। इन दोनों देशों ने अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इस्तेमाल अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए किया, और बाकी जो छोटे छोटे देश थे वो हथियारों की खरीद बिक्री में लग गए हैं ताकि अपने देश की सुरक्षा और विस्तार हो सके। क्योंकि उस समय दुनिया के बाकी छोटे देश भी चाहते थे कि वे भी ब्रिटेन और जर्मनी की बराबरी कर ले, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल था। यानी इस मिलिट्रिज्म के कारण कुछ देशों में यह अवधारणा बन गई थी कि उनकी आर्मी इतनी बड़ी और मजबूत है कि उन्हें कोई भी देश किसी भी तरह से हरा नहीं सकता। और ऐसी अवधारणाओं के पीछे कई देशों और राजाओं ने अपने मिलिट्री का आकार बड़ा किया। अपनी राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग हथियारों के निर्माण और आर्मी पर खर्च किया जाने लगा। अगर उस समय का मैं एक उदाहरण दूं आपको, तो फ्रांस और जर्मनी
अपनी आय का 85% आर्मी पर खर्च कर रहे थे। इस प्रकार पूरा यूरोप बारूद के ढेर पर बैठ गया था। बस विस्फोट होने की देरी थी। इसलिए